So welcome back to part 2 of महाट्रांसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2017 पेपर डिस्कशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने आधे क्वेश्चन है वो कवर किए हैं, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Permeance, which is the property of magnetic circuit due to which it allows the flow of the magnetic flux through it, can be measured in। तो हमें परमियंस का बेसिकली यहाँ पे इन्होंने यूनिट पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोग को पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। ओके, तो जो परमियंस होता है, परमियंस जिसे हम लोग P या फिर जिसे हम लोग S से डिनोट करते हैं, इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलक्टेंस। ओके, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फ्लक्स है और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपन रिलक्टेंस डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा यहाँ पे MMF का वैल्यू है, क्योंकि यही इक्वल टू हो जाएगा परमियंस। तो फ्लक्स का यूनिट कितना होता है, वेबर, करेक्ट, और MMF का यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स। ओके, तो हम लोग इसी से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो चेक करेंगे, वेबर पर एम्पियर टर्न। तो वो वेबर पर एम्पियर टर्न तो नहीं है लेकिन वेबर पर एम्पियर है। ओके, तो अगर हम लोगों ने जो टर्न का वैल्यू है वो अगर T इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया तो वहाँ पे वेबर पर एम्पियर है वो उसका वैल्यू है वो हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन वेबर पर एम्पियर है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, What is the nature of power factor if surge impedance loading is less than the load। तो जो दिया है वो लिख लेंगे, surge impedance loading is less than the load। ओके, यानी कि जो लोड हम लोग यूज करेंगे उसका वैल्यू ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे लोड का वैल्यू ज्यादा है, सर्ज इंपेडेंस का वैल्यू कम है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये लैगिंग इन नेचर है, क्योंकि अगर ज्यादा लोड लगाएंगे तो हम लोग जो लोड लगा रहे हैं ऑब्वियसली लैगिंग इन नेचर होता है मैक्सिमम लोड्स, तो इसकी वजह से हमें लैगिंग इन नेचर मिलेगा। अगर सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इज ग्रेटर देन अपना नॉर्मल लोडिंग है तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे कहेंगे ये हो जाएगा लीडिंग। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट केस के रिलेटेड हम लोगों को पूछा है, तो यहाँ पे लैगिंग है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन। ओके, तो इनमें से कौन सा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन होता है, स्टार स्टार में कनेक्ट करते हैं क्या, हाँ। ओपन डेल्टा में कनेक्ट करते हैं क्या, हाँ। स्कॉट कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं क्या, हाँ। तो आपको ये सारी चीजें है वो पता होना चाहिए। ओपन डेल्टा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ओपन डेल्टा भी एक बार ध्यान से जरूर देखना। स्कॉट कनेक्शन से इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन ओपन डेल्टा आप जरूर से एक बार चेक करके जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन 3 फेज 200 kV 400 ओम इज। ओके, तो ऑप्शन सब मेगावाट में दिए हैं। तो देखो, अगर आपको पता भी नहीं होगा फिर भी आप इसके रिलेटेड कर सकते हो कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो मेगावाट में मतलब पावर हम लोग को फाइंड आउट करनी है और हमारे पास वोल्टेज प्रेजेंट है और एक ओमिक वैल्यू है वो प्रेजेंट है। तो हम लोग को पावर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, P इज इक्वल टू V² अपॉन R, करेक्ट, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं P इज इक्वल टू V² अपॉन Z, करेक्ट, क्योंकि ओमिक वैल्यू है नीचे, तो हम लोग बस इसी में वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। वोल्टेज हमारे पास प्रेजेंट है, ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू कितना दिया है 400। ओके, ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 यानी कि 0000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये मेगा का काम करेगा, और डिवाइडेड बाय 400। ओके, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 मेगावाट। 100 मेगावाट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको पता भी नहीं है, भूल गए होंगे, फॉर्मूला नहीं याद है, फिर भी आप यूनिट के हेल्प से आप जो फाइनल आंसर तक है वो पहुंच सकते हैं कि एक्चुअली उन्होंने क्या पूछा है। तो जो गिवन दिया है उसको हम लोग एडजस्ट करके फाइनल आंसर तक इजिली पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंसुलेशन ऑफ केबल। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि अगर हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने वही पूछा है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो इंसुलेशन का वैल्यू क्या होता है आप देख सकते हो, अगर निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो घट जाएगा। सो डिक्रीजेस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाएगा। कंडक्टर से रिलेटेड एक ध्यान रखना, अगर हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो इससे भी शायद ये बाकी के जो ऑप्शन है इससे भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ अ चॉपर हैज अ फॉलोइंग सर्किट कॉन्फ़िगरेशन एज शोन। ओके, तो फिगर तो हमारे पास प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में करेक्ट आंसर की में दिया था कि टाइप ए चॉपर। तो टाइप ए चॉपर क्या होता है, ऐसा होता है टाइप ए चॉपर, यहाँ पे सिर्फ एक फ्री व्हीलिंग डायोड रहेगा, एक सिंपल चॉपर रहेगा और यहाँ पे लोड है वो कनेक्टेड रहेगा। तो इसका हमें जो चॉपर का है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है वो मिलता है। तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ये चारों टाइप के जो चॉपर है वो आप एक बार जरूर से देख के जाना। उसका डायग्राम कैसा है आपको पूछे जाएंगे, डायग्राम देखिए कौन सी टाइप का चॉपर है,
या फिर आपको पूछेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए ऑपरेट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, फिर 1 और 2 क्वाड्रेंट के लिए, चारों क्वाड्रेंट के लिए। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है और इन्होंने पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, या फिर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक दूसरे का वो रिलेशन पूछा है इन्होंने। तो स्टेटमेंट 1 है, इन अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर द नॉइज वोल्टेज ड्यू टू नॉइज जनरेटेड विद इन द एम्पलीफायर्स इज रिड्यूस्ड। करेक्ट, स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2 है, नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द एम्पलीफायर गेन। ओके, नेगेटिव फीडबैक से जो एम्पलीफायर गेन है वो कम होता है, पॉजिटिव फीडबैक से जो एम्पलीफायर गेन है वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पार्ट ओ वाई एज रेफर टू द डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थायरिस्टर प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। ये है y और यहाँ पे है ये o। तो ये जो वैल्यू इन्होंने दिया है वो कौन से वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ डायग्राम में सभी है वो चीज़ें वो मेंशन की है। तो यही जो वोल्टेज हम लोग को है वो फाइंड आउट करना है। ये जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अपर लिमिट। ओके, ये अपर लिमिट का जो लाइन है ऊपर की है वो, और जो बॉटम वाली लाइन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोअर लिमिट। ओके, और ये जो हम लोग ज्वाइन करते हैं ये पावर की डायग्राम है कि वीजी मल्टीप्लाई बाय आईजी। ये ग्राफ है, ये बेसिकली वीजी वर्सेस आईजी यहाँ पे प्लॉट किया है। और ये जो वैल्यू है मैक्सिमम रेंज लिमिट है पावर की, ठीक है। ये मैक्सिमम परमिटेबल गेट वोल्टेज है, ये वाला जो लाइन है वो दिखाई देगा वो, अरे मैक्सिमम परमिटेबल गेट करंट। और ये जो मिनिमम वोल्टेज और ये मिनिमम करंट का वैल्यू, कि ये ओ एक्स है, यहाँ पे मार्क करता है, ये ओ एक्स का जो वैल्यू है ये मिनिमम करंट का, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मिनिमम गेट करंट। ओके, तो ये वी जी मिनिमम है और ये है आई जी मिनिमम, और ये मैक्सिमम का वैल्यू है और ये भी यहाँ पे मैक्सिमम का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग को ओ वाई का वैल्यू है यानी कि मिनिमम गेट वोल्टेज, तो मैक्सिमम परमिसेबल गेट वोल्टेज नहीं, मैक्सिमम परमिसेबल गेट करंट नहीं, नॉन ट्रिगरिंग गेट वोल्टेज नहीं, इट इज ए मिनिमम गेट्स वोल्टेज टू ट्रिगर एन एससीआर। करेक्ट, ये ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिनिमम गेट वोल्टेज टू ट्रिगर एन एससीआर। तो बाकी के भी जो ऑप्शंस है या फिर बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी एक बार जरूर से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज 20 मेगावाट एंड इज लोडेड एट 110 kV. If load is 200 MVA and length is 100 किलोमीटर, then resistance per किलोमीटर is। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे दो पावर है वो दिया है, एक्टिव पावर है जो लॉसेस है, और जो लोडिंग है वो यहाँ पे दिया है 200 MVA में। ओके, तो हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास लॉसेस प्रेजेंट है, तो लॉसेस के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली रेजिस्टेंस का वैल्यू वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम लोग को पता ही है कि, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 110 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, 110 kV का स्क्वायर डिवाइडेड पावर कितना है, 20 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, यानी कि ये हो जाएगा 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 605 ओम। ओके, तो ये टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू है पूरा कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन का। और जो ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ दिया है इन्होंने 100 किलोमीटर दिया, और हमें पर किलोमीटर का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना होगा। तो रेजिस्टेंस पर किलोमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 605 डिवाइडेड बाय कितना वैल्यू है, 100 किलोमीटर, यानी कि 6.05 ओम्स पर किलोमीटर, इतना हमें वैल्यू है वो मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है 6.05 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ 400 मीटर केबल हैज ए इंसुलेशन ऑफ 300 मेगा ओम्स, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर केबल्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंसुलेशन से रिलेटेड हम लोग को ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। हम लोग को पता ही है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। सिमिलर क्वेश्चन है वो पूछा गया था एमपीएससी के एग्जाम में ईयर 2019 में, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जैसे हमें पता है कि लेंथ इंक्रीज होगा तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेंथ का वैल्यू है वो 2 टाइम्स हो गया है, इसके वजह से अभी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो अभी 1/2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो 3 मेगा ओम यहाँ पे पहले था, तो इसका अभी हो जाएगा 1.5 मेगा ओम्स। ओके, तो यहाँ पे 1.5 मेगा ओम से वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ का वैल्यू इंक्रीज पूछा था, सेम है, लेंथ का वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हुआ तो लीकेज करंट का वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ 8 ब्रांचेस एंड 5 नोड्स विल हैव। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑफ लूप से रिलेटेड था, यानी कि कितने नंबर ऑफ लूप यहाँ पे रहेंगे हम लोग को मिलेंगे अगर 8 ब्रांचेस और 5 नोड्स है, कितने केवीएल इक्वेशंस या फिर कितने लूप बनेंगे, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है लूप इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 3 प्लस 1 4। तो देर आर 4 नंबर ऑफ लूप्स। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह यूज मत कर रहे हैं, इससे आंसर है वो
चेंज हो जाएगा अगर ब्रैकेट यूज किया। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ब्रैकेट है वो यूज नहीं किया, तो विदाउट ब्रैकेट का फॉर्मूला ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ 3-फेज इंडक्शन मोटर, रोटर कॉपर लॉसेस एट अ स्लिप ऑफ 4% इज 625 वैट, फाइंड द रोटर पावर आउटपुट। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, PG इज टू PC इज टू PD। ओके, इसका क्या होता है, S 1:S इज टू 1-S। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, रोटर कॉपर लॉस, फाइंड द रोटर पावर आउटपुट। रोटर पावर आउटपुट यानी कि हम लोग को PD का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, और रोटर कॉपर लॉस हम लोग को दिया है 625। ओके, तो PD क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, PD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1-S इंटू द ब्रैकेट PC डिवाइडेड बाय S। ओके, सिर्फ हम लोग यही यूज करेंगे, यहाँ पे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 1-S यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय PC एंड डिवाइडेड बाय S। यहाँ पे हो जाएगा PD का वैल्यू 1-S। स्लिप कितना है, 4% है, 4% यानी कि कितना 0.04, ये हो जाएगा S का वैल्यू। तो 1-S कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.96 मल्टीप्लाई बाय PC का वैल्यू कितना है 625 कॉपर लॉस एंड डिवाइडेड बाय 0.04। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 15 किलोवाट। ओके, 15,000 वैट या फिर 15 किलोवाट है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑटो ट्रांसफॉर्मर इन कंपैरिजन टू इट्स टू वाइंडिंग काउंटर पार्ट। तो फर्स्ट वन इज हायर रिएक्टेंस। तो हायर रिएक्टेंस नहीं होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में, क्योंकि हम लोग वाइंडिंग है वो कम यूज करेंगे, तो अगर वाइंडिंग ही कम हो वहाँ पे तो रिएक्टेंस का वैल्यू भी कम हो जाएगा ऑब्वियसली। लोअर लॉसेस, यस, यहाँ पे लॉसेस है वो कम मिलते हैं हमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में, क्योंकि वाइंडिंग कम हुआ तो जो कॉपर लॉस होगा वो कम हो जाएगा। हायर एक्साइटेशन करंट नहीं, हायर एक्साइटेशन करंट की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पे हमें। द ऑप्शन 4 इज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, करेक्ट, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हमें दिखाई देगा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ओनली 2 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the daily energy produced in a thermal power station at a load factor of 0.6 when the maximum demand of the station is 50 megawatt? ओके, तो डेली एनर्जी यहाँ पे कितना कंजम्पशन होगा यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले आपको लोड फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लोड फैक्टर कितना होता है, लोड फैक्टर होता है एवरेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली इससे एवरेज का वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, एवरेज कितना कंजम्पशन होता है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा एवरेज इज इक्वल टू लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर का वैल्यू कितना दिया है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 50 मेगावाट। ओके, ये हो जाएगा 50 मेगावाट। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 30 मेगावाट। 30 मेगावाट इसका एवरेज डिमांड है, लेकिन हमें डेली के लिए पूछा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेगावाट आवर में यहाँ पे ऑप्शन है वो दिया है, तो मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो डेली का हम लोग को कितना मिलेगा 30 मेगावाट मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, ये हो जाएगा 24 इंटू 3 720 मेगावाट एंड ये आवर्स है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा मेगावाट आवर, 720 मेगावाट आवर्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला आपको ध्यान से रखना है। अगर आपने LF का वैल्यू यानी कि लोड फैक्टर का वैल्यू अगर मैक्सिमम अपॉन एवरेज किया तो वहाँ पे आपका आंसर है वो गलत आ जाएगा। यहाँ पे शायद आपका जो आंसर है वो 2000 मेगावाट आवर के आसपास आएगा, तो इसके वजह से जो आंसर है वो ऑप्शन इन्होंने जानबूझ के दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट में, तो यहाँ से भी आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। तो फॉर्मूला ध्यान से देखना। लोड फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड कितना होता है, रिजर्व कैपेसिटी कितना होता है, ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको जो फॉर्मूला है वो बाय हार्ट होने चाहिए। कुछ ट्रिक है वो बना के आप वहाँ पे समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू जनरेट अ स्क्वायर वेवफॉर्म फ्रॉम अ साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल वन कैन यूज क्लिपर एंड एम्पलीफायर्स। नहीं, क्लिपर एम्पलीफायर हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्लिपर सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा होता है, वो सिर्फ सर्किट को क्लिप कर देता है, यानी कि कट कर देता है, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो ऑब्वियसली साइनसॉइडल की तरह ही दिखेगा, तो हमें वहाँ पे प्योर स्क्वायर वेवफॉर्म है वो नहीं देखाएगा इन केस ऑफ क्लिपर सर्किट। तो ये ऑप्शन गलत है। श्मिट ट्रिगर में हमें आउटपुट पे स्क्वायर वेवफॉर्म मिलता है, एंड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में भी हमें जो आउटपुट पे है वो स्क्वायर वेवफॉर्म मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना इन DC सप्लाई इज। तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला है कोरोना से रिलेटेड, आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें क्या क्या है वो दिया है यहाँ पे। तो DC सप्लाई से है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अगर पता नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स मार्क करें कि DC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी 0 है, उन लोग को शायद बाय हार्ट भी किया रहेगा कि कोरोना लॉसेस है वो हम लोग को DC में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पे 0 भी सब्स्टिट्यूट कर दिया फिर भी
आपको जो रिमेनिंग टर्म्स है उसके वजह से जो वैल्यू है वो कोरोना लॉस का मिल जाएगा। ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डीसी में जो हम लोग को लॉसेस मिलता है, कोरोना लॉस होता है, वो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं 1/3 ऑफ द एसी लॉस के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली लेस मिलेंगे लेकिन एग्जैक्ट जीरो है वो नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए लेस देन द एसी यहाँ पे है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोरोना इन डीसी इज लेस देन एसी, डायरेक्टली जीरो नहीं होता है, जीरो भी ऑप्शन में दिया है लेकिन जीरो गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 50 ohm distortionless transmission line has inductance per meter of 0.25 microhenry. What is the capacitance? Okay, distortionless transmission line का यहाँ पे एक कंडीशन होता है। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जहाँ पे आरएल सर्किट है वो सीरीज में प्रेजेंट रहेंगे और पैरेलल में यहाँ पे जो कैपेसिटर और जो कंडक्टेंस है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, और ये कंटिन्यूसली ऐसे थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन वो प्रेजेंट रहेगा। तो डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वहाँ पे जो सीरीज कंपोनेंट है, सीरीज कंपोनेंट का टाइम कांस्टेंट, सीरीज कंपोनेंट का टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट टाइम कांस्टेंट। ओके, पैरेलल कंपोनेंट टाइम कांस्टेंट। तो सीरीज कंपोनेंट कौन से यहाँ पे एल और आर, तो एल बाय आर जिसे हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं ये हो जाएगा एल बाय आर, और यहाँ पे है सी और पैरेलल में है तो जी, करेक्ट। तो यहाँ पे पैरेलल का कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट कितना रहेगा, सी डिवाइडेड बाय जी, ऐसा होता है टाइम कांस्टेंट। तो जी को हम लोग 1/r भी यहाँ पे है वो लिख सकते हैं। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। ओके, तो मैं चाहे तो एक बार और एक स्टेप यहाँ पे प्रोसेस करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा ये आर सी। तो अगर हमने सी का वैल्यू फाइंड आउट करना तो हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप ये डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 0.25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50। तो अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 10⁻⁻10 फेरेड पर मीटर। ओके, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 10⁻⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द बेस इम्पीडेंस फॉर अ 10 kV 10 MVA 3 फेज सिस्टम। हम लोग को बेस इम्पीडेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, केवी और MVA। ओके, तो Z का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाय I, करेक्ट। हम लोग इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा V² डिवाइडेड बाय ये VA का वैल्यू, डायरेक्टली वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। V यानी कि केवी में है तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ये 10 kV यानी कि 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय VA का वैल्यू कितना है 10 MVA। ओके, यानी कि 10 इंटू 10⁻6, करेक्ट। ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 ओम्स। तो 10 ओम्स है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 10 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्रॉम द सर्किट एज शोन बिलो। ओके, तो ये आपको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जो बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट रहता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज जिसे हम लोग कहते हैं, वो अगर आपने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की, ऐसे टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स रहेंगे, तो वहाँ पे आपका जो आंसर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 यहाँ पे मार्क कर दो 3 और ये जो 4। ओके, तो आप देख सकते हो कि बैलेंस ब्रिज में क्या रहता है कि जो अपोजिट साइड के जो रेजिस्टेंस रहेंगे उसका जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो अगर इक्वल रहा तो जो बीच में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 ओम्स, और हम लोग 2 और ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू 3 6 ओम। तो यानी कि ये बैलेंस ब्रिज है। तो अगर बैलेंस ब्रिज है तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस बीच में कनेक्टेड है, इसमें से कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं होगा, 0 एम्पेयर करंट है वो फ्लो होगा। सिमिलरली अगर आप ये रेजिस्टर देखोगे, ये 3 ये 6 यानी कि प्रोडक्ट होगा 18। सिमिलरली ये भी होगा 3 और ये होगा 16 यानी कि प्रोडक्ट होगा यहाँ पे 18। तो यानी कि ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी बैलेंस ब्रिज है। मतलब यहाँ पे भी ये जो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये भी कुछ भी काम का नहीं है, दोनों में 0 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि हम लोग इसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि टोटल हमारा जो सर्किट है वो अभी इस तरह से कुछ बनेगा। ओके, जो मिडल वाले जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स और ये हो गया यहाँ पे करंट। ओके, ये 2 और 2, ये 2 ओम्स, ये 2 ओम्स, ये 3 ओम्स 3 ओम और ये हो जाएगा 6 ओम 6 ओम। ओके, तो यानी कि टोटल में यहाँ पे 4 ओम्स 6 ओम और जो 12 ओम्स है ये पैरेलल में हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको जो करंट का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ओके, ये हो जाएगा 4 ओम्स, ये हो जाएगा 6 ओम और ये हो जाएगा 12 ओम्स, और ये आई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है।
अगर यहाँ पे इन्होंने दिया ये 6 वोल्ट है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बचोगे। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन है वो प्रोवाइड कर दिए है। ओके, शायद यहाँ पे इन्होंने दिया भी है 3 एम्पियर। ओके, यहाँ पे 3 एम्पियर दिया भी है, लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि ये 3 एम्पियर है वो करेक्ट दिया है कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है वो आंसर की में गलत दिए हैं इन्होंने। ओके, तो 3 एम्पियर करेक्ट है कि नहीं है आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एमीटर हैज अ करंट रेंज ऑफ 0 to 5 एम्पियर and its internal resistance of 0.4 ohms. In order to change the range to 0 to 50 ampere, we need to add a resistance of. ओके, तो हमें जो एमीटर का है वो रेंज इंक्रीज करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास फॉर्मूला प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज मत कर देना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, शायद आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, तो एक बार कंसेप्ट समझ लेना कि कैसे होता है, तो आप इजीली फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया कि एमीटर हैज अ करंट रेंज ऑफ 0 to 5 एम्पियर एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.4 ओम। तो एक एमीटर है और उसके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4 ओम। इसका रेंज कितना है 0 से लेके 5 एम्पियर, 0 से लेके 5 एम्पियर। अभी यहाँ पे हम लोग को जो इसका रेंज है वो इंक्रीज कर देना है। तो अगर एमीटर का रेंज इंक्रीज कर देना है तो हम लोग को यहाँ पे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करना होगा। क्यों, ये भी यहाँ पे मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे 0 से 5 एम्पियर है, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर 5 एम्पियर है वो फ्लो हो रहा है, हमें इसका रेंज है वो 0 से लेके 50 एम्पियर तक करना है। मतलब हम लोग ऐसे कहेंगे कि हम लोगों ने अगर बाहर से यहाँ पे 50 एम्पियर अगर फ्लो भी करवाया, फिर भी ये जो एमीटर है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है 0 से लेके 5 एम्पियर तक है, मतलब मैक्सिमम 5 एम्पियर इससे पास हो सकता है। तो ये 5 एम्पियर यहाँ जाएगा और जो रिमेनिंग करंट है वो इस वाले ब्रांच से फ्लो होगा, यानी कि कितना 45 एम्पियर। ओके, 45 एम्पियर यहाँ से फ्लो होगा और 5 एम्पियर है वो यहाँ से फ्लो होगा एमीटर के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.4 यानी कि 2 वोल्ट्स। करेक्ट, तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस या फिर ये पर्टिकुलर एमीटर के अक्रॉस टोटल में यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है वो 2 वोल्ट का है, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये दोनों ब्रांचेस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके वजह से ये जो रेजिस्टेंस रहेगा आर वाला, तो इसके अक्रॉस भी हमें जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट ही मिलेगा। करेक्ट, करंट हमें पता है, वोल्टेज भी हम लोग को मिल गया है, तो इसलिए आर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I, वोल्टेज है 2 डिवाइडेड बाय 45। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 90। ओके, हम लोग को पता ही है 4/9, अगर कोई भी 9 वाला डिवाइडेड बाय 9 रहेगा तो उसका आंसर रहेगा 0.4444। अगर ओके 1/9 रहेगा तो इसका आंसर कितना होता है 0.1111। अगर 2/9 रहेगा तो 0.2222 इसका आंसर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 0.44 डिवाइडेड बाय 10 भी है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा 0.044 ओम्स, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो 0.4 था और यहाँ पे जो हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करेंगे वो 0.044, यानी कि इसका वैल्यू बहुत कम है। अगर हम लोगों ने बहुत ही कम वाला वैल्यू, कम रेजिस्टेंस वाला वैल्यू अगर हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली ये 50 एम्पियर में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है वो ये जो पैरेलल में कनेक्टेड ब्रांच है उससे फ्लो होगा और जो 5 एम्पियर वाला करंट है वो एमीटर रीड करेगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम लोगों ने यहाँ पे 150 एम्पियर है, यहाँ पे अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, यानी कि उसका रेंज अगर हम लोग को बढ़ाना है, तो 150 एम्पियर अगर हम लोग को यहाँ पे फ्लो करवाना है तो इसमें से भी जो 5 एम्पियर है वो इससे फ्लो होगा और जो 145 एम्पियर जो रिमेनिंग है वो हम लोग इससे फ्लो करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे भी आपको जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो अलग मिलेगा। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि अगर यहाँ पे 150 एम्पियर यहाँ पे अगर प्रेजेंट रहेगा, 150 एम्पियर अगर हम लोगों ने यहाँ से फ्लो करवाने की कोशिश की तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हमें कितना मिलेगा, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.044 इन पैरेलल विद द मीटर। ओके, सीरीज में हम लोग तो कनेक्ट नहीं करेंगे, सीरीज हम लोग वोल्टेज सोर्स का जो मीटर रेंज है वो हम लोग इंक्रीज करने के लिए करेंगे। ओके, तो सीरीज में वोल्टेज वोल्ट मीटर रहेगा, उसका रेंज इंक्रीज करने के लिए सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और एमीटर का रेंज अगर इंक्रीज करना है तो हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसिडर अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरिएबल लॉसेस इन द रोटेटिंग मशीन्स। वेरिएबल लॉसेस कौन सा नहीं होता है, ये इन्होंने पूछा है, कांट बी कंसिडर। कॉपर लॉसेस वेरिएबल होता है कि हाँ, करंट पे डिपेंड करता है, I2R लॉसेस है वो। कॉपर स्ट्रे लोड लॉस ये भी वेरिएबल लॉसेस है। ओके, यहाँ पे कोर स्ट्रे लोड लॉसेस ये भी वेरिएबल है, लेकिन हिस्टेरिसिस लॉसेस है वो वेरिएबल लॉसेस नहीं है, क्योंकि कोर लॉसेस है वो फिक्स लॉसेस है और ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, जो उसका BH का रहेगा उसके अंडर कितना एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हिस्टेरिसिस लॉसेस है वो फाइंड आउट करते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट अ थायरिस्टर कैन विथस्टैंड रिपीटेडली एंड इज इक्वल टू द पीक नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ साइन वोल्टेज वेव। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज भी जिसे हम लोग कहेंगे। यानी कि रिवर्स वोल्टेज में एक थायरिस्टर या फिर एक डायोड है, वो रिवर्स में कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो सहन कर पाएगा विदाउट गेटिंग डैमेज या फिर ब्रेकडाउन हुए बिना, तो इसको हम लोग कहेंगे पीक वर्किंग वोल्टेज या फिर पीक इनवर्स वोल्टेज। कि ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग अरेस्टर बकोल्स रिले टुगेदर यूज टू प्रोटेक्शन ऑफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बकोल्स रिले हम लोग को पता ही है, सिर्फ एक ही इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, वो होता है ट्रांसफार्मर, और लाइटनिंग अरेस्टर है वो भी हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइटनिंग अरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियर टू द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इट इज कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइटनिंग अरेस्टर है वो लाइन से लाइन के बीच में कनेक्ट करते हैं, लाइन से अर्थ के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, लाइन से फेज, या फिर ऐसे टाइप के आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, तो उसको स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर है वो यूज करते हैं। इट इज कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड अर्थ। ओके, ये भी एसएससी जेई का ही क्वेश्चन था, 2 बार पूछा गया था। हम लोगों ने ऑलरेडी बीएमसी जेई के प्लेलिस्ट में वो कवर किया है सब स्टेशन वाले टॉपिक में। उससे रिलेटेड थ्योरी अगर जाननी है तो वो भी आप रेफर कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। तो अगर पूरे दोनों पार्ट अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। अगर आपको सिर्फ जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो पता होंगी तो आप आसानी से फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेई लेवल के भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन एक्चुअल में ये एई लेवल के एग्जाम है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के हम लोग ऐसा डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते कि ये साल भी आपको इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो क्वेश्चन का लेवल भी शायद आपको थोड़ा से ज़्यादा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2017 से हमें ये टाइम का जो पेपर है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको डिफिकल्टी लेवल है वो ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन कैलकुलेटर भी प्रेजेंट नहीं है, तो थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम लोग को वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगे। टोटल आप पेपर देखोगे तो इससे कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि नेटवर्क थियरी, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये जो 4 टॉपिक है, और ऑब्वियसली मेजरमेंट, तो ये जो 5 टॉपिक है इससे भर भर के क्वेश्चन वो पूछे गए थे। कंट्रोल सिस्टम मैंने जैसे कहा था प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लेक्चर में कि कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें एक भी क्वेश्चन है वो पावर ट्रांसको के एग्जाम में दिखाई नहीं दिया था। लेकिन आप जो पेपर के लिए प्रिपेयर करके जाना कंट्रोल सिस्टम, मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा गया था। अगर ये बार पूछा गया तो अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया, बहुत ही ईजी वाला अगर आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आपका रिवाइज नहीं रहेगा तो आप मार्क्स से वो लूज कर जाओगे। तो मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जो इजी वाले जो टॉपिक है एक बार देख लेना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड अगर एक लेक्चर कंडक्ट हुआ तो प्रीवियस ट्रांसको के एग्जाम में पूछा गया था, डिफरेंट ट्रांसको के, एपी ट्रांसको, टीएस ट्रांसको के, और अगर इंपॉर्टेंट जो एई लेवल के जो एग्जाम्स थे उसके कंट्रोल सिस्टम के और मेजरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो शायद मैं टाइम मिला तो मैं कवर करने की जरूर से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। और एक चीज़ है कि महाट्रांसको के हम लोगों ने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो भी एक बार जरूर से रेफर कर देना। तो बीएमसी जेई की प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्कस की है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो लिए हैं। एसएससी जेई के स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे देख सकते जेई लेवल के भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वो भी पार्ट भी सिर्फ है वो देख लेना जहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थ्योरी पता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन पे अगर आप अटक जाओगे तो उससे रिलेटेड थ्योरी हम लोगों ने पार्ट ए में कवर की है, तो शायद आपको चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप दोनों पार्ट है वो पार्ट ए पार्ट बी देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन वाले जो वीडियोज है वो जरूर से देखना, आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं, तो एक बार आपका जो क्विक रिविजन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वीडियो है वो हेल्पफुल हो जाएगी। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।